हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 1 मिनट हम लोगों को पढ़ना है 5 यानी कि 5 जीव जगत के लक्षण। ठीक है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण और इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप जाके देख सकते हो, वरना आज तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो टेबल है ना, इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा विटेकर साहब को देख ले। तो चलो पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सन 1969 में RH विटेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की इन्होंने दिया था, तो ये याद रखना है। तो विटेकर साहब जो थे, इनके द्वारा जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की पद्धति जो है प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया है। क्लियर है। और एनिमलिया की बात करें तो इसमें हम लोग आते हैं और हम लोग जो है उच्च कैटेगरी के जानवर है। मतलब जब स्कूल में हम लोगों को जानवर बोल दिया जाता था तो बड़ा बुरा लग जाता था, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम लोग जो है एनिमल में ही आते हैं, एनिमेलिया ही है और वो भी उच्च कैटेगरी के। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया क्या होंगी, प्रजनन कैसे होगा एवं जाति वृत्ति संबंध, उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। ठीक है, तो कैसे इन्होंने डिवाइड किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको रखेंगे किसको नहीं। तो इन्होंने देखा कि कोशिका की संरचना कैसी है, कौन एक कोश की है, कौन बहुकोश की है, शारीरिक संरचना क्या है, पोषण कैसे करते हैं, मतलब प्रक्रिया क्या है, प्रजनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, जाति वृत्ति संबंध क्या है, किस जाति से संबंध है। इसके आधार पे जो ये मापदंड उन्होंने तैयार किए गए थे, जो तालिका 2.1 में अभी हम लोग देखने वाले हैं। में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यानी पांचों को की एक तुलना की गई है, तो वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे। तो चलो करते हैं हम लोग विचार, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है, प्रस्तावित नहीं प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई जिसमें मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। ठीक है, क्या बोला है हमको, पहले की वर्गीकरण पद्धति के, यानी जो पहले थे ना, किसने दिया था हमको, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था हमको। ठीक है, तो पहले की जो वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है और नीलहरित शैवाल है, फंजाई जिसमें मांस और फर्न आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी जो पादप है को, ये जो है पादप के साथ रखा गया था, इन सभी को भी। क्लियर है। लेकिन इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, यानी सभी में क्या थी, कोशिका भित्ति थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। क्लियर है, यानी कोशिका भित्ति मिलती थी, बाकी लक्षण एक दूसरे से अलग थे। तो फिर क्या किया गया, तो यहाँ पे जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई, जिसमें मोनेरा जगत के 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। यानी मोनेरा जो, सॉरी देखो टंग स्लिप हो जाती है, बायो में बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजी है, टंग स्लिप हो जाती है, तो माफ़ करना, और आपकी भी टंग स्लिप होंगी ही होंगी। चलो तो हम लोग बात करते हैं, मोनेरा को जो है 2 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया। एक यू बैक्टीरिया, यानी सारी यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में, देखो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, सॉरी क्या बोल रही है एनसीईआरटी माता, हमारे लिए तो एनसीईआरटी माता है। तो देखो मोनेरा जगत की बात करें तो इसको वर्गीकृत जब किया गया तो सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में, बाकी 2 और अनुक्षेत्र थे। 2 अनुक्षेत्र कौन कौन से थे आगे हम लोग पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया था और एक आर्की बैक्टीरिया, और बाकी सबको कहाँ रख दिया, यूकैरियोटिक जगत में। ठीक है, अतः एक 6 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई, यानी 6 जगत वर्गीकरण भी प्रस्तावित की गई थी, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, ये याद रखना। लेकिन 6वीं भी जो है प्रस्तावित की गई थी, एनसीईआरटी में दिया गया है।
आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी माता कह देती है कि अभी नहीं पढ़ना है आपको, आप उच्च कक्षा में जाके पढ़ोगे। प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं हम लोग। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया है, जो आगे हम लोग देखेंगे। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है, यानी एक कोशिकीय वाले को अलग रखा गया है और बहुकोशिकीय जीवों को अलग रखा गया है। और ये तो बेसिक है, पता ही होगा आपको, एक कोशिकीय यानी कि एक जीव की एक ही कोशिका होती है, उसी के द्वारा ये जीवन यापन करता है। और बहुकोशिकीय जिसमें हम लोग आते हैं, यानी बहुत सारी सेल होती है। देखो, फेफड़े की एक सेल होंगी, ये सांस लेने का काम करेंगी। ससुर का कोई काम है नहीं, तो सांस के लिए क्या, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, फेफड़े, और हमारा हार्ट आ जाता है, हार्ट सेल आ जाती है, नर्व सेल आ जाती है। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, तो इनमें बहुत सारी कोशिका में ये डिवाइड रहता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है हमको, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पायरोगैरा, ये सवाल है। ठीक है, इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोसी यानी जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं पोषण के लिए। इसके बाद हरित पादपों जैसे ये कौन से है, स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, के बीच भी विभेद नहीं किया गया, यानी कि उनके बीच में भी डिफरेंस नहीं किया गया या नहीं बताया गया। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी, कवकों की, किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्लियर है। जबकि हरित पादपों की बात करते हैं तो ये याद रखना, प्लांट की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत क्या दिया गया, फंजाई जगत। तो ये याद रखना, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ कौन आता है, मोनेरा में सभी जो है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमको 3 जगत मिले। कौन कौन से मिले, एक तो फंजाई जगत, ठीक है, दूसरा हमको कौन सा मिला, मोनेरा जगत, तीसरा कौन सा मिला, प्रोटिस्टा जगत। तो इसमें क्या है, फंजाई में क्या है, सेलुलोज की बनी होती है पादपों की सेल वॉल, और काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उसको मोनेरा में रख दिया, और जो एक कोशिकीय जीव थे उसको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आते हैं। क्लियर, करेला नहीं, क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। पहले कहाँ रखा गया था, पादपों में, लेकिन अब कहाँ रख दिया इनको, प्रोटिस्टा में। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है, प्रोटिस्टा जगत में कौन आ गया, कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है, और ये शैवाल है। पैरामीशिया में हम अमीबा की बात करें, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग अलग रखा गया था, अब एक में रख दिया गया है। ऐसे वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। जो मानदंड है यानी कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें जो परिवर्तन आए हैं उसी के अनुसार ऐसा हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मोनेरा जगत से किसी को निकाल के कहीं और डाल दे, या फिर जो है प्रोटिस्टा से या कवक से निकाल के इधर उधर कर सकते हैं, तो भविष्य में भी कर सकते हैं। जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होंगी, यानी जो हमारी समझ होंगी, विकासीय संबंध यानी कि जो विकास होगा जीवों का, उनके लक्षण और विकास, ठीक है, उनके बीच में क्या संबंध होगा, उसके प्रति हम लोग सुधार करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और प्लांटी और एनिमलिया जगत की बात करें, जिन्हें सामान्यतः भाषा में पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में हम अलग अलग करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी माता कह देती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो है मेन फोकस किस में रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत पे। क्लियर है।
अब हम लोग टेबल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी माता ने हमको दिया है, कंपैरिजन किया है कि इन पांचों में क्या क्या होगा। 5 जीव जगत के लक्षण दिए गए हैं हमको। तो देखो ये तो कुछ लक्षण दिए गए हैं। यहाँ पे आ जाएगा मोनेरा जगत, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो मोनेरा में हम लोग बात करते हैं, सॉरी कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका के प्रकार। मोनेरा में याद रखना है प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में कौन सी आएंगी, यूकैरियोटिक सेल। कोशिका भित्ति की बात करें मोनेरा में जो है सेल्यूलोज रहित होती है। क्लियर है, सेल्यूलोज नहीं होता है, ये याद रखना है किसकी कोशिका भित्ति में, मोनेरा में जो जीव आते हैं। प्लस एमाइनो एसिड की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। कुछ में उपस्थित होती है प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है। जबकि फंजाई की बात करते हैं तो इसमें उपस्थित होती है और सेल्यूलोज रहित होती है। और किसकी बनी होती है, काइटिन की, हम लोगों ने पढ़ा था। प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है तो उपस्थित होती है, और एनिमेलिया में अनुपस्थित होती है। यानी याद रखना कि हमारे पास जो एनिमल होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होंगी, बाकी सब में प्रेजेंट होंगी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका की जो झिल्ली होती है, यानी कि केंद्रक की झिल्ली, इसमें अनुपस्थित, बाकी सब में उपस्थित। यानी जो मोनेरा जगत है उसमें नहीं होती है, इसलिए जो है मोनेरा जगत में अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखना। इसकी कायिक संरचना की बात करें, यानी इसकी बॉडी की संरचना की बात करते हैं तो ये कोशिका से बनी होती है, ये भी कोशिका से बनी होती है। बाकी ये बहुकोश की अदृढ़ ऊतक से बनी होती है, यानी मल्टीसेलुलर होती है। और ये ऊतक, अंग और अंगतंत्र, और यहाँ पे वेल डेवलप, ये भी ऊतक, तंत्र और अंग तंत्र से, ये याद रखना, ऊतक तंत्र से बनी होती है और ये अंग तंत्र से, जिसमें हम लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोषण की क्या विधि होंगी। तो मोनेरा की बात करते हैं तो ये 100 पोषी होते हैं, यानी रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, यानी दूसरों पर आधारित ये आश्रित रहते हैं। जैसे मृत पोषी, मृत का मतलब सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और परजीवी होते हैं, यानी दूसरों पर डिपेंड करते हैं। 100 पोषी प्रकाश संश्लेषण तथा परपोषी दोनों के द्वारा, ये परपोषी यानी मृत पोषी और परजीवी दोनों के द्वारा होते हैं। स्वयं पोषी यानी प्रकाश संश्लेषण, परपोषी यानी कि प्राणी संभोजी, मृत पोषी इत्यादि, यानी प्राणी के समान ही ये क्या करते हैं, संभोजी, यानी कि समान भोजन करते हैं। सम का मतलब कि ये मतलब वेज नॉन वेज दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये मृत भोजी भी होते हैं और यहाँ पे वेजिटेरियन भी होते हैं। प्रजनन की विधि की बात करते हैं तो ये याद रखना, संयुग्मन का मतलब क्या होता है, देखो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। वैसे ये संयुग्मन का मतलब कि ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपस में मिल जाएंगे, इनका संयुग्मन हो जाएगा। इसके बाद युग्मक संलयन तथा संयुग्मन मैंने बताया। युग्मक संलयन यानी कि एक ये युग्मक आपस में मिलेंगे और जाइगोट बना लेंगे, ये निषेचन के द्वारा होता है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि मेल फीमेल, मैं इसकी बता रहा हूँ ना, तो ये है हमारा स्पर्म, ये है ओवम, आपस में मिलेगा, ये बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट से क्या होगा, निषेचन होगा तो बनेगा इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से जो चुन्नू मुन्नू का जन्म हो जाएगा चैंप करते हुए। तो यहाँ पे भी निषेचन होगा, यहाँ पे भी निषेचन होगा, और यहाँ पे भी निषेचन। तो जाइगोट से इम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन कर लिया और टाइम लगभग हो चुका है, तो लगभग आज के लिए इतना ही। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है, क्लास हेल्पफुल लग रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।